है गाइज, माई सेल्फ नीरज कुमावत एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीमर को लेकर। थंबनेल के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा कि पॉलीमर के बारे में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस आउट करेंगे। बहुत सारे लोगों को पॉलीमर या फिर बहुलक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली पॉलीमर होते क्या हैं और ये बहुलक जो है वो किस तरह से काम करते हैं। बहुलक से ये जुड़ी हुई है एक चीज़ जिसे हम मोनोमर कहते हैं बेसिकली, और मोनोमर यानी कि एकलक जो है वो किस तरह से काम करते हैं। और हमारी रूटीन लाइफ के अंदर ये पॉलीमर चैप्टर या फिर पॉलीमर टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज पहली चीज़ तो हमारे इर्द गिर्द पॉलीमर्स ही पॉलीमर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो सिंथेटिक हो या फिर सेमी सिंथेटिक हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पॉलीमर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, है ना, कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस आता है, डेफिनेटली ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पॉलीमर यानी कि हम जब बात करते हैं बहुलक के बारे में, तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि जब भी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि साइंस में कभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप एक काम ज़रूर कीजिए, और वो है कि संधि विच्छेद। आप लोग संधि विच्छेद कर लीजिए, और जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आप लोगों को ये पता लगता है कि बहु, है ना, प्लस एकलक, यानी कि हम लोगों ने कह दिया कि बहुत सारे एकलक मिलकर जो है वो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप पॉलीमर को इस तरह से देखेंगे तो आप लोगों को पॉलीमर में भी, यहाँ पर भी जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आप लोगों को पता लगता है पॉलीमर यानी कि पॉली और काफ़ी सारे मोनोमर। यानी कि हमने ये समझा कि यहाँ पर कोई एक छोटी चीज़ है और उस छोटी चीज़ को मिला दिया जाए, यानी कि बहुत सारी कर दी जाए, तो उससे जो चीज़ मिलेगी वो बेसिकली पॉलीमर होगी। अब इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई प्रोटीन है। अब प्रोटीन हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं, लेकिन प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, तो ये आप सभी को पता है कि भाई जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। तो जब प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि आखिर किस तरह से जो है वो हमारा प्रोटीन, तो यहाँ पर प्रोटीन जो होगा वो तो पॉलीमर की तरह काम करेगा, और जो मोनोमर है वो बेसिकली आप लोगों का कौन हो गया, वहाँ पर जो है जो मोनोमर है वो बेसिकली आप लोगों का अमाइनो एसिड हो गया। ये नेचुरल की एग्जाम्पल की मैं बात बता रही हूँ, तो ये नेचुरल पॉलीमर हो गया। जैसे कि मैं बात करती हूँ रबर। अब आप लोग रबर में अगर नेचुरल रबर का एग्जाम्पल देखते हैं तो नेचुरल रबर, जो नॉर्मल नेचुरल रबर होता है वो तो पॉलीमर का एग्जाम्पल है, लेकिन ये नेचुरल रबर जिस लेटेक्स से निकलता है, इसके अंदर रबर की खासियत देने के लिए एक केमिकल प्रेजेंट होता है उस लेटेक्स के अंदर। उस दूध जैसे जो लिक्विड निकलता है प्लांट से, उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है, वही चीज़ से मिलकर जो है वो आपका रबर बनता है। तो यहाँ पर जो रबर का जो है वो बेसिकली मोनोमर जो होगा उसका नाम हुआ आइसोप्रीन। यहाँ पर उसका नाम क्या हुआ, आइसोप्रीन। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर आप नेचुरल रबर की बात करेंगे तो ये नेचुरल पॉलीमर हुआ, और इसका जो मोनोमर हुआ वो आपका क्या हो गया, वो आपका आइसोप्रीन हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी होगी। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं। ये तो नेचुरल के एग्जाम्पल थे। अब जैसे कि मैं सेमी सिंथेटिक में बात करूंगी रेयॉन की। हालांकि रेयॉन जो होता है उसका यूज़ कपड़े वगैरह के अंदर किया जाता है, लेकिन रेयॉन एक्चुअली किससे मिलकर बनाया गया, तो रेयॉन एक्चुअली जो है वो सेल्यूलोज से ही बनाया गया था। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ना, और ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट से मिल रहा है हम लोगों को। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली सेल्यूलोज जो है, जो खुद भी एक प्रकार का पॉलीमर है, इस सेल्यूलोज को लिया गया, सेल्यूलोज को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाया गया, और इस सेल्यूलोज के जो कपास होता है ना, उसका जो है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी चेंज करके अब जो एक नई चीज़ बनी वो रेयॉन थी। हालांकि इसका ओरिजिन कहाँ से था, नेचर से था, इसके थोड़े से चेंजेस किए गए, तो इसलिए ये जो चीज़ बनी ये आपकी सेमी सिंथेटिक जो है वो बेसिकली क्या कहलाया, पॉलीमर कहलाया। अब आते हैं पूरी तरह से सिंथेटिक पॉलीमर्स की लिस्ट में। पूरी तरह से सिंथेटिक पॉलीमर की लिस्ट में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पॉलीएथीन, है ना। पॉलीथीन तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब हम पॉलीथीन की बात करते हैं तो इसका भी हमें क्या कर लेना है, संधि विच्छेद कर लेना है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता लगेगा पॉली आएगा, और पॉली के साथ में इथीन आएगा। तो इथीन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये बची हुई जो इसकी वैलेंसी है, बची हुई इसकी संयोजकता जो है वो दोनों तरफ से हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो इस प्रकार का जो कंपोनेंट है वो आप लोगों का क्या बना, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन यहाँ पर पॉलीमर की तरह बिहेव कर रहा है, और एथीन यहाँ पर जो है वो मोनोमर की तरह बिहेव कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में तो जो है वो यहाँ पर आ ही गया होगा। एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन। अगर मैं टेफ्लॉन की बात करती हूँ तो टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीमर है, लेकिन टेफ्लॉन का अनदर नेम मैं बताऊँ तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन होता है। क्या होता है बेटा, पॉलीटेट्राफ्लोरो
एथीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम ये तो बहुत ही अजीब नाम है, इसको कैसे समझेंगे? तो एथीन के लिए अभी बताया था ना, एथीन का मतलब क्या था, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस आएगा वो बस इतना सा आएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगे थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पॉली टेट्राफ्लोरो है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह दोनों तरफ फ्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। और ऐसी स्ट्रक्चर अगर बहुत सारी हमारे पास जोड़ देंगे तो ये बन गया आप लोगों का टेफ्लोन, यानी कि पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉली यानी बहुत सारे, टेट्रा माने 4, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, और ये इथीन है ही आपके पास में, है ना। तो इस तरह से, तो ये अब इसका जब हमें मोनोमर बनाना होगा तो मोनोमर में क्या करना होगा, पॉली हटा दो बस। तो पॉली हटा देंगे तो क्या बच गया, टेट्रा फ्लोरो इथीन, है ना। तो बस इतना सिंपल है हमारे पास में पॉलीमर्स को पढ़ना। तो पॉलीमर्स में और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल की अगर बात करते तो उसमें से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में से अगर पॉली हटा देंगे तो एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का क्या हो गया, जो है वो बेसिकली मोनोमर हो जाएगा। तो इस तरह से पॉली वाले भी आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बेसिकली बात की होगी। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी तो उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। अब जैसे कि कुछ रेशो जैसी संरचनाएं आपने पढ़ी होगी या कभी सुनी होगी, जैसे कि हम बात करते हैं नायलॉन के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं, नायलॉन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग नायलॉन की बात कर रहे हैं तो नायलॉन हमारे पास में एक तो आता है 6 और एक आता है हमारे पास में नायलॉन 6। तो ये रेशे हैं, है ना। नायलॉन की साड़ियाँ, कपड़े, पर्दे और ये सब बनाए जाते हैं। तो जो नायलॉन 6 है वो तो उसका जो मोनोमर होता है उसे तो कैप्रोलैक्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैप्रोलैक्टम के नाम से जानते हैं। तो जब बहुत सारा कैप्रोलैक्टम एक साथ रखा गया है तो उसको हम लोगों ने क्या बना दिया, आगे चलकर नायलॉन जो है 6 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब नायलॉन 6 का एक बार बस थोड़ा सा फोकस आउट करके आपको इसका क्या याद करना पड़ेगा, मोनोमर याद करना पड़ेगा। इसका मोनोमर होता है हेक्सामेथिलीन डाईअमीन। तो एक तो इसका है हेक्सामेथिलीन डाईअमीन। अब ये याद करो तो अच्छी बात है और नहीं याद करो तो और भी अच्छी बात है। और साथ में होता है एडिपिक एसिड, है ना, एडिपिक एसिड। तो जब हम लोग एडिपिक एसिड की बात करते हैं, तो हेक्सामेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड को जब हमने साथ में मिलाया तो वो ना नायलॉन 6। तो इसको मिलाने पर जो चीज़ बनी है वो एक्चुअली आप लोगों का जो है वो क्या कहला रही है, नायलॉन 6 कहला रही है ना। तो ये इनके मोनोमर हैं, इनसे मिलकर ये आपके पॉलीमर बने हैं। ऐसे ही जैसे कि और मैं बात करूं अगर, तो आप लोगों के पास में मैं लिख कर दे दूं पॉलीएस्टर। तो अब तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि पॉलीएस्टर जो है वो बेसिकली क्या होगा, पॉलीएस्टर का मोनोमर जो है वो बेसिकली क्या होगा, पॉलीएस्टर का मोनोमर एस्टर हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है ना। और ऐसे ही पॉलीएस्टर के अलावा हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलीमर आता है हमारे पास में बेकेलाइट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके लाइट के जितने भी स्विच वगैरह हैं, है ना, तो वो सारे बेकेलाइट के बने होते हैं। इनको टेम्परेचर देते हैं ना तब भी ये मेल्ट नहीं होते। और वो किससे मिलकर बना होता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि बेकेलाइट बना होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम लोग साथ में रखकर जब जो चीज़ बनाएंगे, है ना, तो वो बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर आप लोगों का क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। ऐसे ही कुछ हमारे पास में सिंथेटिक क्या आते हैं, रबर भी आते हैं। एक तो हमने नेचुरल रबर पढ़ा था। अगर आपके पास में आ जाए ब्यूना एस, तो ब्यूना एस भी एग्जाम्पल है आप लोगों के सिंथेटिक रबर का। और इसके अलावा आपके पास में आ जाता है ब्यूना एन। अगर इसका आपको मोनोमर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ब्यूटाडाइइन, है ना, 1,3 ब्यूटाडाइइन। और साथ में स्टाइरीन अगर हो, एस से हो जाएगा स्टाइरीन, तो वो तो हो जाएगा, देखो आप याद भी कर सकते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइइन, है ना। तो 1,3 ब्यूटाडाइइन और साथ में अगर आप लोगों ने स्टाइरीन कर दिया तो वो आप लोगों का होगा ब्यूना एस का मोनोमर। और ब्यूना की जगह ये तो 1,3 डाइइन पूरा ऐसा का ही रहेगा, और एन की जगह आप लोगों को याद रखना है एक्रिलोनाइट्राइल। तो इनको अगर मिला देते हैं, है ना, नाइट्राइल, ठीक है, तो इनको अगर मिला देते हैं तो ये आप लोगों के क्या बन जाते हैं, सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के पास में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी आप लोगों के पास में ये थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपके पास में ब्यूना एन आता है ना। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी के नाम से भी जानते हैं और बहुत फेमस भी यही है। तो जब हम पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो जब इसका मोनोमर देखेंगे तो
वो क्या आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड में से अगर आप लोग पॉली हटा देंगे तो आपके पास में आएगा विनाइल क्लोराइड। तो ये आप लोगों का किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी टिपिकल चीज़ों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को रबर बताती हूँ, सिंथेटिक रबर, जिसका नाम है नियोप्रिन। और नियोप्रिन जो होता है, इसके लिए अगर आप बात करेंगे मोनोमर की, तो वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, उसके लिए मोनोमर होता है क्लोरोप्रिन। ठीक है ना, तो क्लोरोप्रिन इज एन मोनोमर ऑफ नियोप्रिन। आइसोप्रिन जो हमने पढ़ा था वो नेचुरल जो है वो रबर जो था उसका एग्जाम्पल था, है ना। जब हम आइसोप्रिन पढ़ रहे थे तो वो नेचुरल रबर का एग्जाम्पल था। नियोप्रिन सिंथेटिक रबर है, नियोप्रिन सिंथेटिक रबर है ना, तो उसका मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रिन। और ऐसे ही अपने सेशंस को, अपनी क्लास को और अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी साइंस को बेहतर करना है तो आप, मेरी हर दिन सेशन होता है शाम को 5 बजे SSC अड्डा 24/7 पर। तो आप SSC अड्डा 24/7 पर जाकर जो है वो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। शाम को 5 बजे SSC अड्डा 24/7 पर मुझसे डेली आप जुड़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट के साथ साथ में करंट अफेयर भी जो है वो बेसिकली देखने को मिलती हैं। मैं अभी आपको वेबसाइट से दिखाती हूँ कि अगर आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाइए और जैसे ही आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर सीधे जाकर, और आप लोगों को कुछ नहीं करना, SSC वाले लिस्ट में चले जाना है। जैसे ही आप SSC की लिस्ट, ऑल कोर्सेज की लिस्ट से होते हुए SSC के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को SSC के काफ़ी सारे बैचेज हैं। महापैक के अंदर तो सबसे अच्छी खासियत ये है कि जितना मान लो कि 1 साल का टाइम है, अब इस महापैक के अंदर CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, इन सभी एग्जाम के 1 साल में जितने भी बैच आएंगे वो सारे बैचेज आपके। इसे ऐसी तरह से जो है SSC CGL का टियर 1 और टियर 2 का जो महापैक है आप वो भी एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप Y698 कोड लगाते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट मिलता है और हर बैच में आपको जो है वो टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सब मिल जाता है। बाकी कोड से तो फिर भी आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जब आप Y698 कोड लगाते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलता है। तो जो बैच 13,000 का था वो आप लोगों को मात्र 2700 रुपये का पड़ेगा, है ना। ये आप लोगों के महापैक की खासियत है। इसके अलावा महापैक ही नहीं, आप लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग CGL का बैच ले सकते हैं जो हाल ही में आया है, SSC CGL का टियर 1 एंड टियर 2 का बैच। ये नया बैच है, आप इसमें Y698 कोड यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास में शपथ बैच है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो RPF का नया बैच आया है, इसके अंदर आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका NTPC के नए बैच हैं जिसमें भी आप Y698 कोड यूज़ करके जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और 80% डिस्काउंट मिल सकते हैं। कोड आपको याद रखना है, हर बैचेस के अंदर अगर आप कोड लगाएंगे Y698 तो आपको टोटल 80% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। ये बैच जो आपको 999 का दिखा रहे हैं, अगर आप Y698 लगाएंगे तो आपको 700 रुपये के आसपास का पड़ेगा, जबकि इसका रियल प्राइस 4000 रुपये है। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। हर दिन मेरा सेशन होता है SSC अड्डा 24/7 पर शाम को 5 बजे, तो ज़रूर जुड़ेंगे वहाँ पर। थैंक यू सो मच।